हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। कमेंट आ रहा था काफ़ी दिनों से कि कोल इंडिया वालों का भी ख्याल रखिए, एसएससीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ कीजिए, एमसीक्यू बनाइए, कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च कीजिए। देखो ऐसा है, जो कोल इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी मैं कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। ऑलरेडी उनके लिए कोर्स चल रहा है काफ़ी टाइम से, और कह रहे हैं कि लाइव क्लासेस है कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है। देखिए, बात समझिए मेरी बातों को। एससीसीएल का एग्जामिनेशन चांसेस है कि थोड़ा जल्दी फैसला आ सकता है, क्योंकि कोर्ट में जो मैटर है एससीसीएल वाला वो एक मुकाम तक पहुंच चुका है। तो चांसेस है कि ज़्यादा लंबा वो डिले नहीं हो, तो 1-2 महीना के अंदर आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। अभी कोल इंडिया का प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी बैच अवेलेबल है, इसमें जाके आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें एससीसीएल को भी टारगेट किया गया, जो लेटेस्ट वैकेंसी होता है उसको टारगेट किया जाता है। जैसे कोल इंडिया प्रिपरेशन बैच में आप क्लिक करेंगे तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे इनरोल करना चाहेंगे आप, तो यहाँ पे इनरोल करके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोर्स भी मिल जाएगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। इसमें क्या क्या रहेगा मैं दिखा देता हूँ। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे, इसमें वॉल्यूम 1 का लेक्चर रहेगा पूरा, ईएमटी वॉल्यूम 1 यानी एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1, एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2, जियोलॉजी का भी पोर्शन रहेगा। जियोलॉजी सेपरेट वीडियो लेक्चर है कोल इंडिया के लिए, जो जो जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें देखिए टेस्ट सीरीज भी डाला हुआ है। अभी फिलहाल 5-6 टेस्ट डाला हुआ है। एससीसीएल माइनिंग सरदार प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2। अभी मैं इसी का एमसीक्यू दिखाऊंगा आपको तुरंत। अभी इसी का रैंडम एमसीक्यू मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने। माइंस रूल 1955 का वीडियो लेक्चर है, ईएमटी वॉल्यूम 1, 2, 3 का है। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्टेचुअरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड वीडियो भी बहुत जरूरी है आपके लिए। लगभग ये 4 घंटे 3 घंटे का वीडियो, एक ही वीडियो में जितना भी स्टेचुरी सर्टिफिकेट वाला क्वेश्चन पूछता है, जो कि सीएमआर में नहीं है, डीजे में सर्कुलर से छाट छाट के जो पॉइंट निकाला है मैंने, उसका मैं यहाँ पे वीडियो बना के डाल दिया हूँ। इसके बाद माइंस एक्ट है, कोल माइंस पिट हेड बाथ रूल है, माइंस रेस्क्यू रूल है। ठीक है, और लोड मोर कीजिएगा तो और भी बहुत सारा चीज़ है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 है, माइंस क्रैच रूल है ना। 1-2 वॉल्यूम तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो ऐसे कर करके आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सीएमआर 2017 का पूरा वीडियो लेक्चर है विथ लेजिस्लेशन यानी सर्कुलर जो जो अपडेट हुआ है, अपडेटेड वर्जन के साथ है। देखिए 2-2 बार डाला हुआ है, तो कुछ इसमें रीजन इसलिए डाला हुआ है। तो चलिए पूरा का पूरा, अगर आप चाहें कोर्स को परचेज करना तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ। कोल इंडिया का आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड प्लस टेस्ट सीरीज, एससीसीएल का जो फिलहाल चल रहा है दोनों मिल जाएगा। प्लस आपको लाइव क्लास मिलेंगे, जो कि एमसीक्यू जिसमें मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर में एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा लाइव क्लास में, और कोशिश करूंगा कि एक दिन में एक चैप्टर में खत्म करूं, बड़ा पोर्शन खत्म करूं। उससे मतलब वो लंबा चल सकता है सर, उसके लिए भी रेडी रहिएगा। अगर मैं लाइव आऊँगा तो लंबा टाइम आपका खाऊंगा, मतलब लंबा टाइम आपका जाएगा, समझिएगा ऐसा। इसको अगर लेना चाहते हैं कोर्स को तो व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 6200670155। इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा कि कोल इंडिया का ग्रुप ज्वाइन करना है, कोल इंडिया क्लास ज्वाइन करना है। फी मैंने दिखा ही दिया आपको। आप यहाँ पे जाके 1200 रुपया है फी, 1200 रुपये 6 महीने के लिए है, ऐसा घबराइएगा नहीं। ठीक है, मतलब 200 रुपया पर महीना पड़ रहा है आपको, तो बहुत ही सस्ता है। चलिए, इसके बाद अगर और भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ज्वाइन। जैसे टेस्ट सीरीज चल रहा है, सेकंड क्लास का लेना चाहते हैं ले सकते हैं। माइनिंग मेट फॉरमैन का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, ये चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी फी काफ़ी जेन्युइन रखा गया है, इसमें भी टेस्ट अभी डाल रहा हूँ लगातार मैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए, एससीसीएल का माइनिंग सरदार प्रैक्टिस सेट 5 को रैंडमली सॉल्व करते हैं। रैंडमली सॉल्व करने का मतलब है कि रैंडम कहीं से भी क्वेश्चन उठाते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एकदम जैसे आप एग्जामिनेशन देते हैं, आपको ऐसे ही फील आएगा कि जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन टोटल है। 1+1 का मार्किंग सिस्टम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है जैसे एससीसीएल का माइनिंग सरदार का पूरा एग्जाम में होता है। पॉजिटिव मतलब इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा मिला जुला के है। जैसा क्वेश्चन पूछता है एससीसीएल में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन इसमें है। चलिए, टेक टेस्ट में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये आपको एक बार समरी बता देगा सब कुछ, है ना, कितना नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे। आप एक एक करके सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में सबमिट करेंगे। चलिए, रैंडमली कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
पहला क्वेश्चन है द कलर ऑफ इनटेक एयरवे इन माइन प्लान। जो आपका माइन प्लान होता है, इस माइन प्लान में इनटेक एयरवे का कलर क्या होता है? तो इनटेक एयरवे का कलर होता है ब्लू, ध्यान रखिएगा, ब्लू होता है इनटेक एयरवे का कलर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ज़्यादा है तो फटाफट करते हैं थोड़ा, है ना। बाकी कलर वाला मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। रेड जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, वेंटिलेशन वाला चीज़ होता है, उसको हम लोग रेड में डिनोट करते हैं। ब्लू डिनोट करते हैं आपका इनटेक वाला ब्रंट्स, यानी आपको डिनोट करते हैं बेसिकली ब्राउन जिसको बोलते हैं डाइक वगैरह डिनोट करते हैं। ग्रीन से हम लोग कोल पिलर को डिनोट करते हैं। ऐसे करके बहुत सारा चीज़ है। अगर आप कहिएगा शेड्यूल पे वीडियो बनाना सीएमआर का, तो सीएमआर का शेड्यूल पे मैं बहुत अच्छे से आपको कोशिश करूंगा कि आपको एक बार देखने से याद हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। माइंस एक्ट इन इंडिया वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन, यानी कि भारत में माइंस एक्ट पहली बार कब फॉर्मुलेट किया गया था, कब बनाया गया था? 1901, 1952, 1957, 2017। तो आप इसका सही आंसर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में करते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में पॉज करके आंसर बताते रहिएगा। चलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1901। आप कहेंगे 1952, देखिए 1952 में दूसरी बार बनाया गया था, उससे पहले 1901 में बनाया गया था, जिसको बाद में हटा दिया गया और 1952 में फ्रेश बनाया गया, इसीलिए 1952 नाम रखा गया है उसका। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। ये सब आपको पुराना किताब जो है उसमें मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, आपको मिलेगा नहीं कहीं। कोल माइंस रेगुलेशन 2017 वाज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ दिच। तो इसका आंसर आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा नवंबर 2017 में इसको पब्लिश किया गया था सीएमआर को, ये आपको पता होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वर्किंग which has been abandoned with no intention of working in future is called। मतलब कि कोई ऐसा वर्किंग जिसको बंद कर दिया गया है, परित्याग कर दिया गया। abandoned का मतलब क्या होता है? abandoned का मतलब होता है परित्याग कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल आदमी सन्यासी बन जाता है, घर द्वार का परित्याग कर देता है, तो उसको कह सकते हैं abandoned। तो परित्याग करना मतलब कि अब तो जिंदगी में नहीं छुएंगे चीज को, आज से हम इसका परित्याग करते हैं, बहिष्कार करते हैं, इसको जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, माइनिंग करते करते मैनेजर साहब बोला कि जो माइंस है, इस माइंस का परित्याग करते, अबेंडन करते, आज के बाद इस जगह पे काम नहीं चलेगा, जिंदगी में कभी फ्यूचर में भी काम नहीं चलेगा। तो ऐसे वर्किंग को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे वर्किंग को कहा जाएगा अबेंडेंट वर्किंग। क्या कहा जाएगा? अबेंडेंट वर्किंग कहा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सेलेक्ट करते जाते हैं, जो जो ऑप्शन मैंने बताया था। इसका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बताया था, इसका 1901 बताया था मैंने, इसका मैंने ब्लू बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गोफ इन रिलेशन टू बोर्ड एंड पिलर और लॉन्गवाल वर्किंग मीन्स ए प्लेस फ्रॉम विच coal has been extracted but still a working place, support has been withdrawn, coal has been extracted but is now not a working place, no one has lawful access। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा coal has been extracted बट इज नाउ नॉट ए वर्किंग प्लेस। मतलब गोफ का मतलब होता है कि बोर्ड एंड पिलर में और लॉन्गवाल में एक ऐसा जगह जहां से कोयला निकाल लिया गया हो और वो अब वर्किंग प्लेस नहीं है। वर्किंग प्लेस नहीं है मतलब वहां पे जाने का कानूनन किसी को अधिकार नहीं है। जो सक्षम व्यक्ति होंगे, जो कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे, जो रिक्वायर्ड पर्सन होंगे, वही जा सकते हैं जांच करने के लिए। बाकी ऐसा नहीं कि कोई भी माइंस का वर्कर लेबर उठ के चल देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अभी रैंडम इसको पार करते हैं ना, आज रैंडम कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 उठा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर एडमिशन टू मैनेजर्स सर्वेयर्स ऑवरमेंस सरदार सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस ओनली, पर्सन शुड हैव गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट। तो रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाला का तो अभी भाई सब बहुत मैटर चल रहा है। अभी सब जितना भी कंपनी है, MCL में केस चल रहा है, SCCL में केस चल रहा है, NCL में केस चल रहा है, CCL में भी हुआ था दायर बट शायद वो अपना वापस ले लिया केस, है ना। तो WCL वाला मैटर तो खैर चल ही रहा है लंबा टाइम से। तो अभी मान के चलिए कि लगभग सब सब्सिडरी में रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड वाला केस चल रहा है। अभी तक किसी का भी फाइनल फैसला नहीं आया है। एक बार अगर फैसला आता है तो फिर रेस्ट्रिक्टेड वाले कैंडिडेट का क्या होगा नहीं होगा फ्यूचर में, वो उसी से पता चलेगा। बाकी मैं इसको प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ।
चलिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर मैनेजर, सर्वेयर, ओवरमैन, सरदार का सर्टिफिकेट लेना है, ओपन कास्ट वाला यानी रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट लेना है, तो एक वो आदमी के पास क्या होना चाहिए? जीटी होना चाहिए? नहीं, जीटी नहीं होना चाहिए। जीटी कब होना चाहिए? अगर आपको अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट चाहिए होता है तब। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, अगर 12वां पास है तब भी तो आप ले सकते हैं ओवरमैन सरदार सर्टिफिकेट। अगर डिग्री होना चाहिए तो डिप्लोमा नहीं चाहिए, तो डिग्री भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नो पर्सन सेल एक्ट एज मैनेजर, ऑफिशियल और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ डैश ईयर इवन ही इज मेडिकली फिट। मतलब ये है कि मैनेजर के पोस्ट पे, कोई पदाधिकारी के पोस्ट पे और वाइंडिंग इंजन मैन के पोस्ट पे कोई आदमी काम नहीं करेगा अगर वो फलना एज अटेंड कर लिया, मतलब एक्स एज अटेंड कर लिया है। मतलब ये हुआ कि देखिए ऐसा होता है कि जब आदमी 60 साल का होता है ना, तो जनरली उसका होता है रिटायरमेंट का एज, जनरल एज ऑफ रिटायरमेंट होता है 60 साल में। ये हम किसके हिसाब से बोल रहे हैं? हम सीएमआर के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर हम एमएमआर के हिसाब से बोलते हैं, मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के हिसाब से बोलते हैं, तो सेम एज हो जाता 62 ईयर, ठीक है। ये एमएमआर में अलग है, सीएमआर में अलग है। और भारत सरकार का जो गैजेट है उसमें जनरल एज ऑफ रिटायरमेंट रखा गया है 60 ईयर। इसके बाद आप सर्विस ले सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ एडवाइस वाला, एडवाइजेबल वाला, जैसे लीगल एडवाइजर, ये सब कुछ पोस्ट का होता है, उसमें एग्जाम दिया गया, एग्जाम कैटेगरी का है वो, उसको छोड़ते हैं फिलहाल हम लोग कॉमन चीज में आते हैं। तो जब आदमी 60 साल का होता है तो उसका रिटायरमेंट होता है सीएमआर के हिसाब से। 60 साल के बाद हर साल उसको मेडिकली फिट दिखाना पड़ता है कि भैया देखिए हम पूरी तरह से फिट है। ऐसे करके अपना सर्विस को 61-62 करते 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 बढ़ा सकता है मैक्सिमम 70 ईयर तक। 70 ईयर में अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर भी आके बोल दे कि नहीं ये आदमी फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सलमान खान है पूरा, फिर भी उसको किसी भी कैटेगरी में एग्जम्प्ट नहीं दिया जाएगा। मतलब उसके बाद वो जॉब में नहीं रहेगा, सर्विस में नहीं रहेगा, मैक्सिमम 70 साल तक जा सकता है। तो कभी भी अगर मैक्सिमम शब्द का प्रयोग करे या ऐसा कुछ लिखे जिसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कितना साल तक जॉब करेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 ईयर, ठीक है। लेकिन यही वाला एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं, मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 अगर आप पढ़िएगा, ठीक है, तो वहां पे एज लिखा हुआ है 62 ईयर की, आपका रिटायरमेंट का एज 62 ईयर है, लेकिन इससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। मतलब एमएमआर में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप मेडिकली दिखा के, फिट दिखा के इसका एक्सटेंशन कराएं, नहीं, मैक्सिमम हुआ 62 साल, बात खत्म। ऐसे जनरल एज होता है 60 साल, तो 60 से 62 साल तक कर सकते, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते मेटल माइंस में। लेकिन आपको सीएमआर वाला याद रखना है क्योंकि आप इसका एग्जाम दे रहे हैं, है ना, हमको दोनों देखना पड़ता है। चलिए आते हैं आगे, 17 हो गया, चलिए 18 पे आते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट द पर्सन शुड बी हैव, ठीक है, एक ठो वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट आपको लेना है, तो बताइएगा आदमी को लिटरेट होना चाहिए, 12वां पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, आईटीआई इन फिटर होना चाहिए। बताइएगा क्या होना चाहिए? तो आदमी अगर लिटरेट है तो काम चल जाएगा। लिटरेट का मतलब क्या होता है? लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा, पढ़ लिख लेता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लिटरेट, ठीक है। चलिए, ये लिटरेट का ये जो डेफिनेशन है ना, यहाँ पे लिटरेट क्यों लिखा है यार? सीएमआर में डायरेक्टली लिख देना चाहिए था कि 10th पास होना चाहिए या 8 पास होना चाहिए। देखिए ऐसा कोई भाषा लिटरेट को नहीं दर्शाता है ना। अलग अलग स्टेट का अलग अलग नॉर्म्स बना दिया गया है, इसीलिए इतना उलझा पेचीदा चीज है, इसीलिए सीएमआर में खाली लिटरेट लिख के संबोधित किया है, ठीक है। चलिए, वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट सीएमआर के हिसाब से देखा जाए तो खाली एक ही होता है, लेकिन अगर एमएमआर में देखेंगे तो उसमें फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट होता है। पहले आदमी सेकंड क्लास वाला अप्लाई करता है, सेकंड क्लास वाला 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई किया, डीजीएमएस का एग्जाम दिया, उसका सेकंड क्लास उसका निकला, उसके बाद वो फर्स्ट क्लास का अप्लाई कर सकता है। कुछ ऐसा नॉर्म्स एमएमआर में है, लेकिन सीएमआर में ऐसा कुछ नहीं है। पहले था 1957 वाला में, लेकिन अभी नहीं है, तो अभी आपको सिर्फ मानना है लिटरेट, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लिटरेट। सबमिटिंग मारते चल रहे हैं, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और देखते, फिर रैंडम चल जाएंगे कहीं कोई क्वेश्चन में, किधर किधर भाग जाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायलॉ फॉर कंडक्ट ऑफ माइन मैनेजर्स एग्जामिनेशंस आर अप्रूव्ड बाय। जो बायलॉज बनाए जाते हैं, है ना, तो वो किनके द्वारा बनाया जाता है? सीआईएम के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मेंबर ऑफ बोर्ड मेंबर ऑफ कमिटी के द्वारा, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के द्वारा। तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। कमेटी की बात करें, मतलब बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के द्वारा बनाया जाता है। एक बोर्ड रहता है जिसमें गण्यमान लोग होते हैं, लगभग 6 मेंबर होते हैं, है ना, सीआई साहब को मिला के। सबका कार्यकाल 3 साल का होता है सीआई साहब को छोड़ के। और
ये लोग मीटिंग करते हैं और बोर्ड का कब कौन सा परीक्षा लेना है, नहीं लेना है, किसको एग्जाम्प्ट करना, नहीं लेना है, सर्टिफिकेट किसको ग्रांट करना है, किसको रद्द करना है, ये सबका डिसीजन लेता है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए हमको लगता है 10 क्वेश्चन हुआ है। चलिए रैंडम और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, चलिए इसको करते हैं। देखिए इस टाइप का पैटर्न हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एसएससीएल में अगर आप नहीं भी लेते हैं टेस्ट सीरीज कोई बात नहीं, कोर्स नहीं लेते कोई बात नहीं, लेकिन खुद से भी जब आप बैठते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि एक ही किताब पढ़े। फॉर एग्जांपल अगर एनके दास साहब का आप किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोल बॉम्ब, सॉरी रेगुलेशन बॉम्ब है ना, अच्छा किताब है रेगुलेशन बॉम्ब में, मैंने खुद देखा है। तो रिवीजन आप करने के लिए सीएमआर के लिए अच्छा किताब एक है ऑब्जेक्टिव का, पहले आप सीएमआर डिटेल में पढ़ लीजिए, उसका यहाँ से एमसीक्यू कीजिए, आपका हो जाएगा। तो जैसे रेगुलेशन बॉम्ब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खाली यही किताब पढ़ लिए और आप समझ लिए कि आपका हो गया तैयारी, नहीं, सिर्फ रेगुलेशन पढ़ने से नहीं होगा, और भी बहुत चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। जैसे एनके दास साहब का किताब बना लिए, ठीक है, एनसी दे साहब का किताब बना लिए, ठीक, उसके बाद और भी कोई ऑब्जेक्टिव आता है मार्केट में, अंबुजा दास है, तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव है, CHRS शर्मा है, CHRS शर्मा है जो EMT का आपका बेसिकली EMT का MCQ है, लेकिन इसमें बहुत सारा गलती है, मिसप्रिंट भी है बहुत सारा, ए का बी है, बी का ए है। तो ये सब किताब आपको लेके चलना पड़ेगा दिमाग में कि मतलब एक किताब पे आपको भरोसे नहीं रहना है, ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पैटर्न पहले से अलग हो गया। आते क्वेश्चन पे, हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू गिव ट्रायल रन इन हिज प्रेजेंस टू मशीनरी शिफ्टेड और न्यू इंस्टॉल। मतलब क्या मतलब है समझिएगा, कोई नया मशीन आया है माइंस में, अब उसका पहले ट्रायल रन लेना है। ट्रायल रन मतलब चला के देखेगा, उस मशीनरी का पहले इस्तेमाल होगा, या तो कोई दूसरा जगह से शिफ्ट किया गया मशीन, कहीं और था पहले, उसको उठा के यहाँ लाए हैं, अब इस जगह पे हमको लगाना है। तो उस कंडीशन में जो इंजीनियर साहब होंगे हमारे, उनके नज़र के सामने जिगर के पास ये सब काम किया जाएगा, यानी ट्रायल रन किया जाएगा मशीनरी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ऐसे वैसे लन फन 12-17, ठीक। हु शैल बी फर्स्टली रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट द व्हीकल इज नॉट ओवरलोडेड एज पर CMR 2017 रेगुलेशन नंबर 62 एंड 63, ठीक है। तो ये डंपर और ऑपरेटर वाला है सर, HEMM वाला छोड़ के HEMM वाला लगा के ऐसे करके है CMR। पहला ऑप्शन है सुपरवाइजर, दूसरा है माइनिंग सरदार, तीसरा ओवरमैन, चौथा है ड्राइवर ऑपरेटर ऑफ द व्हीकल। तो भैया ऐसा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रथम जिम्मेदारी किसका होता है कि जो व्हीकल है, जो गाड़ी है हमारा, डंपर है, टिपर है, ऐसा कुछ है, तो उसमें ज्यादा लोड ना हो, ओवरलोड ना हो, ये जिम्मेदारी किसका है? मान के चलिए को ट्रक है, माइंस में जा रहा है कहीं से कहीं, मान के चलिए कटिंग से डंप जा रहा है करने के लिए, तो आप उसको रोके, डीजीएमएस आके पकड़ लिया, तो वो किसका जिम्मेदारी मानेगा? तो वो मानेगा कि जो डंपर चला रहा है उसका जिम्मेदारी है, मशीन वाला की जिम्मेदारी नहीं है कि लाद दिया ज्यादा, तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, डंपर वाला का जिम्मेदारी। वो मना कर सकता था कि ओवरलोड है, हम गाड़ी लेके नहीं जाएंगे। तो ओवरलोडिंग का जिम्मेदारी किसका होता है? माइनिंग सरदार का होता है प्रथम जिम्मेदारी? नहीं, माइनिंग सरदार का प्रथम जिम्मेदारी नहीं होता, हालांकि इंक्वायरीज पे भी होगा। ओवरमैन का होता है? नहीं, इनडायरेक्टली इंक्वायरीज का भी होता है। असिस्टेंट मैनेजर का होता है, इनडायरेक्ट ये भी इन्वॉल्व है। लेकिन डायरेक्टली कौन इन्वॉल्व है? डायरेक्टली इन्वॉल्व है ड्राइवर ऑपरेटर ऑफ द ड्राइवर या ऑपरेटर ऑफ द व्हीकल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपको, ठीक है, किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से कीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन इसीलिए इसमें डाले हैं, टेस्ट में हर टाइप का क्वेश्चन है, EMT का क्वेश्चन है, CMR का क्वेश्चन है, सर्कुलर का क्वेश्चन है, लेजिस्लेशन का क्वेश्चन है, सब मिला जुला के अच्छे से दिए ताकि आपको आइडिया रहे। आपको अगर अच्छा क्वेश्चन पूछे ना, बेसिक क्वेश्चन पूछे तो भी आपको मजा आए, एडवांस पूछे तब भी मजा आए, इंटरमीडिएट पूछे तब भी मजा आए, और तब भी आपका निकलने के चांसेस हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु शैल इंश्योर दैट द सपोर्ट शुड बी इंस्टॉल्ड एज पर सपोर्ट प्लान। इनमें से कौन है जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो सपोर्ट प्लान आपको दिया गया उसी हिसाब से सपोर्ट इंस्टॉल हो रहा है या नहीं? पहला है सर्वेयर, दूसरा ओवरमैन, तीसरा माइनिंग सरदार, चौथा है सपोर्ट मैन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा CMR के हिसाब से वो हो जाएगा सपोर्ट मैन, ठीक है। माइनिंग सरदार नहीं होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली। चलिए ओके, चलिए अब रैंडम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्या हम पढ़े। चलिए आते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ, गलती से यहाँ क्लिक हो गया है, ठीक है, इसको माइंड मत कीजिएगा। क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ एंगुलर एरर इन केस ऑफ अंडरग्राउंड सर्वे इफ ट्रैवर्स इज क्लोज्ड पॉलीगोनली।
देखिए एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास समय हो तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए सर्वे ना एक ऐसा चीज़ है जो आपको ले डूबेगा अगर आप सही से नहीं पढ़े हैं तो। सर्वे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सर्वे का वीडियो आपको बनाऊं, आपको बताऊं, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। हालांकि इसमें तो मैं बता दिया हूं, अपने एप्लीकेशन में सर्वे वाला वीडियो डाला हूं और लेजिस्लेशन के साथ साथ मैं सर्वे का बहुत सारा पॉइंट कवर किया हूं। जब सीएमआर बताया हूं तो उसी में मैं बहुत सारा सर्वे का पॉइंट कवर किया हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं यूट्यूब में डालना तो सर्वे के लिए स्पेशल कमेंट कर दे भाई, कमेंट करके बताइएगा, मैं कुछ बेसिक आपका क्लियर करा दूंगा। और ऐसा करा दूंगा भाई कि आपका क्वेश्चन बन जाए कोल इंडिया एनसीएल लंथन कोल इंडिया बन जाए। हालांकि कोल इंडिया में खुद निकालो इसलिए मुझे आइडिया है, तो किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है उस लेवल का क्वेश्चन उससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे मैं कवर करा दूंगा अच्छे से, अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर्वे का क्वेश्चन चाहिए नहीं चाहिए, तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 20 + x √n सेकेंड। एन आपका नंबर ऑफ रन होता है, टोटल नंबर ऑफ मशीनरी, नंबर ऑफ स्टेशन इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, तो इसको जोड़ के एक फार्मूला होता है उसको निकालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, चलिए आई थिंक कि हो गया, इनफ क्वेश्चन हो गया आज। चलिए इसको भी एक उठा लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ केबल ऑफ ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस लाइक ऑक्सिलरी फैन शेल नॉट एक्सीड। ठीक है, जितने भी ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस होते हैं चार टाइप के एपरेटस होते हैं, पोर्टेबल, ट्रांसपोर्टेबल, ठीक है, एक जगह पे फिक्स्ड होता है ना, और एक होता है हैंड हेल्ड। तो ये चारों टाइप के एपरेटस में जो ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस है, जैसे ऑक्सिलरी पंखा वगैरह हो गया, इसको एक जगह दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कोई गाड़ी मंगाना पड़ता है उसको, उसमें लादना पड़ता है, उसके बाद वो गाड़ी एक जगह से उस जगह लेके जाएगा, तो जाके फिर उसको हम लोग उस जगह पे इंस्टॉल करेंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेबल। ठीक है ना। हैंड हेल्ड पोर्टेबल क्या होता है? हैंड हेल्ड पोर्टेबल का मतलब है हथवा में उठाएं, हाथ में उठाएं और हाथ में उठा के पैदल चल गए उसको लेके, तो उसको बोलते हैं हैंड हेल्ड पोर्टेबल। से ड्रिल हो गया, हैंड ड्रिल वगैरह हो गया, है ना। इसके बाद एक होता है आपका फिक्स्ड एपरेटस। ठीक है, फिक्स्ड क्या होता है? मतलब एक जगह लगाए तो वहीं लग गया, जैसे गेट इन बॉक्स वगैरह, गेट इन बॉक्स कह रहा हूँ सॉरी, जो सब स्टेशन वगैरह होते हैं वो सब के सब फिक्स्ड एपरेटस में कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए पोर्टेबल हो गया, ट्रांसपोर्टेबल हो गया, फिक्स्ड हो गया, है ना। और एक क्या था यार, दिमाग से उतर गया। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर। 100 मीटर होता है जनरली, CER का क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो अभी तक हमको लगता है हमने सब में टिक कर दिया ना। 15 क्वेश्चन हमने मारा है, तो चलिए 15 क्वेश्चन है तो इसको सबमिट करके देखते हैं। 15 ही मारे हैं ना, एक आध छूट गया होगा शायद सॉल्व करते करते। 14 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है, देखिए 14 क्वेश्चन, चलिए सबमिट कर देते हैं इसको। ठीक है, रैंडमली कुछ जैसे आप इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ पे टेस्ट सबमिटेड लिखता है, और टेस्ट सबमिटेड लिखने के बाद आप यहाँ पे व्यू रिजल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, व्यू रिजल्ट करने से आपको आइडिया लग जाता है ना। देखिए बहुत सारे टेस्ट है, जैसे यहाँ पे व्यू रिजल्ट करते हैं आप जो टेस्ट दिए हैं। ठीक है, व्यू आंसर की या खाली रीटेक करना चाहते हैं, मतलब इस टेस्ट को दोबारा देना चाहते हैं, ऐसा लिमिट नहीं है भाई। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, लिमिट मैं नहीं रखा हूँ, है ना। भले मेरा खर्चा बहुत हो रहा है लेकिन मैं लिमिट नहीं रखा हूँ, ताकि आप एक टेस्ट को 50 बार, 100 बार, 1000 बार देते रहें, जब आपको मन कर रहा है तब दे। कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम ड्यूरेशन, मतलब टाइम ड्यूरेशन तो एग्जाम में जितना होता है उतना है, कोई टाइम नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर टाइम में दे सकते हैं। कोई लिमिट नहीं रखा हूँ, जितना मन करे दो, मन कर रहा है 50 क्वेश्चन दे के हट जाओ। व्यू आंसर की एंड योर रिस्पॉन्सेज में क्लिक करके आप पूरा का पूरा आंसर की देख सकते हैं। देखिए हम लोगों ने 14 टिक मारा था तो 14 सही हुआ है। ठीक है, इनकरेक्ट 0 है क्योंकि दूसरा मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, अभी हम लोग रैंडम कुछ सॉल्व किए थे। तो ऐसा करके आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आप चाहें तो देख सकते हैं। ओके, चलिए अब इसमें क्वेश्चन में ये भी देख सकते हैं कि आप जैसे कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उसमें कितना परसेंट किस में गलत है, कितना परसेंट सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में लिखा हुआ 30%, 38% गॉट दिस राइट, मतलब कि लगभग 38% बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं और 38% बच्चे इसका सही आंसर मारे। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, है ना। ऐसे कर करके आपका बहुत सारा चीज़ है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कर करके आप सब क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो पूरा एनालिसिस हो जाएगा कौन सा टफ है कौन सा हार्ड है। ऐसे एग्जामिनेशन का मार्किंग भी होता है, हालांकि नॉर्मलाइजेशन पद्धति आपके ऊपर लागू नहीं होता है। अगर होता तो कुछ इस प्रकार से मार्किंग होता है ना, परसेंटेज कितना सबका सही है। अगर एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आदमी गलती कर रहा है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप फिर से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज मतलब कि कोर्स लेना चाहते हैं कोल इंडिया वाला, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है 6200 670 155। इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा।
इसमें आपको कोल इंडिया का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, उसी में कोर्स भी मिल जाएगा पूरा का पूरा। कोल इंडिया का वीडियो लेक्चर वगैरह क्या क्या मिलेगा मैं दिखा दिया स्टार्टिंग में। और अगर मॉइल का भी करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो इसी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, मतलब लिंक भेज दूंगा एप्लीकेशन का। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।